हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन पार्ट 5। ग्रेविटेशन पार्ट 4 में हमने शुरू किया था ग्रेविटेशनल फ्लक्स, बट वो थोड़ा सा ही हो पाया था, किसी वजह से वीडियो रोकना पड़ा। बट अब यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। ग्रेविटेशनल फ्लक्स क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स से पहले ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स समझ ले क्या है। ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स क्या है? Gravitational line of force is the path of motion of free test mass m0 in gravitational field। मतलब किसी मास बॉडी के अराउंड अगर कोई दूसरा छोटा सा मास जिसे टेस्ट मास m0 कहते हैं उसे फ्री टू मूव कर दिया जाए तो वो उस मास बॉडी के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से उसकी ओर अट्रैक्ट होता चला आएगा। जो उसके चलने का रास्ता बनेगा, मोशन का जो पाथ बनेगा, उसी को ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होने की ही वजह से हमेशा लाइन अंदर की ओर आती हुई बनेगी मास बॉडी की ओर, और इसीलिए कहा जाता है ग्रेविटेशनल लाइन हमेशा मास पर आके टर्मिनेट होती। ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज टर्मिनेट एट मास बॉडी एंड ओरिजिनेट फ्रॉम इनफाइनाइट। बट इसकी ओरिजिन कहाँ पे होगी? इनफाइनाइट पे माना जाएगा। यहाँ पे हमने एक पॉइंट मास बना रखा है। अब अगर कोई टेस्ट मास इसके नज़दीक आएगा तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट होता सीधी लाइन पे चला आएगा, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, और ये रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन बनेगा। तो पॉइंट मास के अबाउट चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स होती है वो रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ऐसा स्फेरिकल मास बॉडी के भी साथ होगा। अब आइए हमें यहाँ कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फ्लक्स। तो सबको पता है ग्रेविटेशनल फ्लक्स या इस ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फ्लक्स कहें तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर। बिल्कुल उसी तरह से ग्रेविटेशनल फ्लक्स क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर। एस वेक्टर एक एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पर हमने चारों तरफ आर रेडियस का एक बड़ा सा स्फीयर बना रखा है। ये एक पूरी स्फेरिकल इन्वलप है इसके चारों तरफ। याद करो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में इसे गॉसियन सरफेस कहते थे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी एक सरफेस है, और तब इस सरफेस एक स्फेरिकल शेप में, इसकी रेडियस आर है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ds मान लिया। एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड बाहर की ओर होगा। ये एरिया इस तरह से, एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ds का डायरेक्शन बाहर होगा, बट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जिसे स्मॉल g भी कहते हैं ये अंदर की ओर होगी। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 बनेगा, हर जगह 180 वैल्यू बनेगी, और g की वैल्यू यानी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे में यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू होगी इस सरफेस पर। तो सरफेस से पास होने वाली इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? ds एलिमेंटल एरिया पर एक छोटा सा फ्लक्स जो बनेगा वो कितना बनेगा? तो आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला। अब हम लिखने जा रहे हैं स्मॉल फ्लक्स एंटर इन ds एरिया, तो इसे d phi g कहेंगे, और ये होगा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर के बीच का डायरेक्शन 180 डिग्री है, क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर की ओर, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की ओर है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 180। तो इसका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा Eg ds cos 180 डिग्री, और तब cos 180 -1 होता है, इसीलिए ये आंसर आएगा -Eg ds। ध्यान देने की बात है, जिसे हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं वही वैल्यू क्या होती है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो क्यों ना अब हम सिंबल बदल दें, तो ये बन जाएगा g और यहाँ पे आएगा ds। अब ये तो वैल्यू हो गई स्मॉल एलिमेंटल एरिया से अंदर आने वाले फ्लक्स की वैल्यू। अगर हमें पूरे सरफेस एरिया से टोटल फ्लक्स निकालना है तो इसको हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा। तो टोटल फ्लक्स फाई g बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन -g ds, और आप समझ सकते हैं g की वैल्यू इस पूरी सरफेस पे हर जगह बराबर होगी, और उसका एरिया के साथ डायरेक्शन हमेशा 180 का ही रहेगा। और तब इसे हम कैलकुलेट करके -g आगे लिख लें, और यहाँ इंटीग्रेशन ds की वैल्यू कितनी होगी? तो ये लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ds। बताइए पूरा सरफेस एरिया क्या होगा इस स्फीयर का? रेडियस r है, तो ये हो जाएगा 4πr²। तो इंटीग्रेशन ds को ऐसे ही सिंपली, क्योंकि सारा एरिया जोड़ना है हमें, तो 4πr² लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया -4πr²
जी। अब जी की वैल्यू यहाँ रख देने से ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा। तो डी फाई जी, डी फाई नहीं टोटल वैल्यू है सॉरी यहाँ पर, तो टोटल वैल्यू जो फाई की होगी वो हो जाएगी फाई जी बराबर, यहाँ देखिए जी की वैल्यू आर डिस्टेंस पे लेंगे तो कितना आएगा, जी की वैल्यू जब आर डिस्टेंस पे हम लोग लेंगे तो ये आएगा जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया -4 पाई आर स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब ग्रेविटेशनल फ्लक्स का फॉर्मूला हम यहाँ इतनी जगह पे लिखे दे रहे हैं। टोटल वैल्यू जी एम 4 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी ग्रेविटेशनल फ्लक्स की। तो -4 पाई जी कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है, उस मास की वैल्यू है जिसके लिए ग्रेविटेशनल फ्लक्स हम लोगों ने निकाला है। ये कैपिटल एम इसका मास है, तो इसके अराउंड टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स की वैल्यू इतनी आती है। और ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्लक्स अंदर की ओर होगा। तो ये एक बार पूछा गया, इसे नोट कर लें और वीडियो पॉज करके जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए स्टूडेंट अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट मासेस m1 एंड m2 पहले निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट मास m1 और दूसरा पॉइंट मास m2 r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। पॉइंट मास के अलावा हम लोग स्फेरिकल मास बॉडी भी ले सकते हैं, क्योंकि इसी दोनों मासेस के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स सीधे न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से लिख सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन पहले करेंगे। तो पॉइंट मासेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ग्रेविटेशनल, तो इसकी डेफिनीशन है यहाँ पर लिखी पहले से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट मासेस आर स्फेरिकल मास बॉडीज, या तो हम पॉइंट मास ले लें या स्फेरिकल मास बॉडी, इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग मास बॉडीज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पोजीशन। सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होती है। और कैसे, 2 पॉइंट मास को जहाँ पर वो रखें वहाँ पर इनफाइनाइट से ला के रखने में एक्सटर्नल फोर्स का जितना वर्क होगा वही उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उस सिस्टम की। तो अब आइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स से निकालना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब हम इस पॉइंट मास को m2 को इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे तो इसके लिए पहले हम ये निकालेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स से वो कितना वर्क हो रहा है, क्योंकि इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब इनफाइनाइट से लेकर के हम यहाँ पर आएंगे m2 मास को r डिस्टेंस पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकाल लेते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क से ही एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले इसको हम यहाँ पे लिख के बता दें। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है U, तो U बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। W एक्सटर्नल लिखने का मतलब इट इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हमेशा का कॉन्सेप्ट है। और यही वैल्यू होती है नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हमेशा वर्क पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमेशा नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स 2 है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के ग्रेविटेशनल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स में क्या लिखेंगे, ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स और ये वैल्यू हो जाएगी -W ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकाल के अगर माइनस लगा दें तो यही हो जाएगी इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर से समझ लो, हमेशा का नियम है कि हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है, बट अगर एक्सटर्नल फोर्स की जगह पर आप कोई कंजर्वेटिव फोर्स लिख लो तो वो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, या वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स भी कह सकते हैं इससे, नेगेटिव का मतलब। और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो हमें लिखेंगे वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स या नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगला हमारा जो काम है वो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। तो चलिए आइए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकाला जाएगा, डायग्राम बना हुआ है। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, जैसे जैसे पास आते जाएंगे इसकी वैल्यू बदलती जाएगी
और ये एक वेरिएबल फोर्स है। जब भी वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना होता है तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx मान रखा है, सॉरी ये क्या है, dx है। तो ये dx डिस्प्लेसमेंट अंदर की ओर हम आ रहे हैं इनफाइनाइट से, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी अंदर की ओर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इस इतने हिस्से का स्मॉल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले dWg लिखा जाएगा, मतलब इट इज़ द वेरी स्मॉल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वैल्यू हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू उस पोजीशन पर Fg, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय dx। तो ये स्मॉल वर्क डन की वैल्यू हो गई Fg मल्टीप्लाइड बाय dx। दोनों का सारा डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसे प्लस लेंगे, और तब Fg की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर हमने पहले से लिख रखा है x दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये मास आपका m2 है और ये m1 है, दोनों के बीच की दूरी इस पोजीशन पर x है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी g m1 m2 अपॉन x स्क्वायर और ये dx। अब m1 m2 और g ये सारे कांस्टेंट हैं, तो अब बताइए पूरा इनफाइनाइट से लेकर के r पोजीशन तक आने में टोटल वर्क क्या होगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन dWg ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू g m1 m2 कॉमन ले लें यहाँ पर, और यहाँ आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब ज़रा लिमिट को अच्छे से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ लिमिट लेना। जब हम शुरुआत करेंगे वर्क डन की तो इनफाइनाइट से चल के r की पोजीशन पे हमें आना है, तो इनिशियल जो डिस्टेंस की लिमिट होगी डिस्प्लेसमेंट की वो इनफाइनाइट होगी। यहाँ देखिए इनफाइनाइट लिख दिया, लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या होगा, जब चल करके हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारा इस पोजीशन से जो यहाँ पर डिस्टेंस बनेगी या डिस्प्लेसमेंट वो r होगा। बस यहीं पर एक गलती होती है, इसे अच्छे से समझ लो, क्योंकि हम इधर की ओर आ रहे हैं तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए नेगेटिव है, क्योंकि इन ब्रिंगिंग के लिए कहा गया है पॉइंट मास m2 को ले करके आने के लिए वर्क डन निकाल रहे हैं, तो अब ये वाली दूरी नेगेटिव होगी। इसीलिए लोअर लिमिट तो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट में माइनस होता नहीं, और तब यहाँ पर माइनस r अपर लिमिट लिखा जाएगा। अपर लिमिट की वैल्यू माइनस r क्यों हुई फिर से समझ लो, क्योंकि dx इस डायरेक्शन में हमने लिया है और Fg भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो दूरी हम लेंगे वो नेगेटिव होगी, और तब यहाँ पर लिमिट नेगेटिव। अब आइए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो g m1 m2 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा -1 अपॉन एक्स। इसमें लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस r ले जाएगी। इसे और आगे एक स्टेप करते हैं, अपर लिमिट पहले रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस यहाँ आगे लगा दें, आगे ले सकते हैं, तो माइनस g m1 m2, या फिर माइनस ना ले, सीधे सीधे इस माइनस r को अपर लिमिट की जगह रख दें, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 1 अपॉन r, और इनफाइनाइट जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो अब रिजल्ट क्या आया, इधर इंटीग्रेशन 0 से वर्क डन W तक का होगा, तो ये वैल्यू टोटल ग्रेविटेशनल वर्क डन की वैल्यू आ गई। और आप देख सकते हो अब की बार जो फॉर्मूला बन के आया g m1 m2 अपॉन r, ये आंसर पॉजिटिव आया। होना भी चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि जब आप इनफाइनाइट से चल के अंदर की ओर आओगे तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन कैसा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब क्योंकि हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू U बराबर नेगेटिव वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये भी लिखा हुआ है। तो क्योंकि यहाँ माइनस लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन में, तो अब आंसर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आने वाला है, ये हो जाएगा माइनस g m1 m2 अपॉन r, ये वैल्यू। तो अब ये फार्मूला ध्यान दीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है,
क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने वर्क डन लिखा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का पॉजिटिव है, तो अब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निगेटिव होगा, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो इसे आप नोट करें इसे, फिर आगे इसके बारे में लिखते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो आप देख सकते हो यू का फॉर्मूला U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G m1 m2 अपॉन r। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 2 पॉइंट मासेज और स्फेरिकल मास बॉडीज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे इसी से हम कई चीज़ें और कैलकुलेट करेंगे। अब आइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ ध्यान दिए, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE, U मैक्स जिसे कहेंगे U मैक्स। तो U मैक्स की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब R की वैल्यू को हम लोग इनफाइनाइट कर देंगे। क्यों भाई, R की वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी एट R मैक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ध्यान देने की बात यह है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, और जब हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे R की वैल्यू तो ये नेगेटिव वैल्यू कम होने लगेगी। नेगेटिव वैल्यू कम होने का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना है। आपको बताएं, अगर U की वैल्यू -10 है तो ये एक नेगेटिव वैल्यू है, और अगर -20 है तो ये मोर नेगेटिव है। तो -10 और -20 में कौन बड़ा होगा, जाहिर सी बात है -10 वैल्यू बड़ी होगी, लेस नेगेटिव वैल्यू ही मोर होती है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और 0 वैल्यू आएगी इनफाइनाइट पे। तो ऑन इंक्रीजमेंट ऑफ R यहाँ लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीज इन डिस्टेंस R ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है, तो जब भी दूरी बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, और फिर माइनस लगा है तो इसे कहेंगे लेस नेगेटिव, और लेस नेगेटिव को ही पोटेंशियल एनर्जी में बड़ा कहा जाता है। जितना कम होता जाएगा नेगेटिव पार्ट उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए यही सही है, नेगेटिव वैल्यू छोटी, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी, अगर लेस नेगेटिव है तो उसे बड़ा कहेंगे। तो इसे नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। अब आइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग मास सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं। मास सिस्टम का मतलब 2 से ज़्यादा मास अलग अलग दूरी पे रखे हो, जैसे हमने यहाँ 3 मासेज M1, M2 और M3 रखा, 4 भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी। तो अगर 3 मासेज रख दिए गए तो अब यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। M1 और M2 के बीच पोटेंशियल एनर्जी अराइज होगी, इनके बीच फोर्स लग रहा है। M2 और M3 के बीच पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और इसी तरह M1 और M3 के बीच पोटेंशियल एनर्जी आएगी। यहाँ इनके बीच की दूरियाँ क्या है, 1 और 2 के बीच R12 लिखा हमने, 2 और 3 के बीच डिस्टेंस R23 है, और 1 और 3 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R13 है। तो अब हम पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालें। ध्यान रहे ये पॉइंट मासेस भी हो सकते हैं या फिर स्फेरिकल मास बॉडीज भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो अब आइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास सिस्टम, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U सिस्टम अगर लिखें तो अब हमें 2-2 के पेयर बना करके अलग अलग सबकी पोटेंशियल एनर्जी ले करके जोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए अब हम माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। पहले मास M1 और M2 के बीच पोटेंशियल एनर्जी, हाँ एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भी कॉमन ले लिया जाए क्योंकि फॉर्मूले में G M1 M2 आता है, तो G को भी हमने यहाँ कॉमन ले लिया। अब आइए ब्रैकेट लगाते हैं, M1 M2 और इनके बीच की डिस्टेंस R12, और अब इसके बाद दूसरे जो पेयर बनेगा प्लस M1 और M2 के बीच पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब M2 और M3 के बीच पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो इसमें आ जाएगा M2 M3 अपॉन R23 हो गया, प्लस लगा करके 1 और 3 वाला मास M1 M3 अपॉन R13।
तो ये 3 स्टेप बन गए इसमें, क्योंकि 2-2 के 3 पेयर बनेंगे। सोचिए अगर 4 मासेस होते तब 2-2 के टोटल 6 पेयर बनते हैं, क्योंकि 1 और 2 और 1 और 3 और 1 और 4 आता है, इसी तरह 2 3 आता है, 2 4 आता है, इसी तरह लास्ट में 3 4 आता है, टोटल 6 पेयर बनते हैं। तो इसमें 2-2 के जितने डिफरेंट पेयर हैं बना के पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जोड़ करके लिख ली जाए, तो ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इसे नोट करें। अब आइए अगर इसी सिस्टम में हम किसी एक मास की पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तो मान लें m1 की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो m1 की पोटेंशियल एनर्जी m2 के साथ होगी, m1 की पोटेंशियल एनर्जी m3 के साथ होगी, क्योंकि हमेशा कम से कम 2 पॉइंट मासेस चाहिए। अकेले एक मास की कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि अकेला एक मास कहीं भी रखा है, उस पर कहीं दूसरा मास कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो जब फोर्स नहीं लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। इसीलिए कम से कम 2 पॉइंट मास के बीच पोटेंशियल एनर्जी होगी, 3 या 4 या उससे ज़्यादा के लिए हो सकती है। तो अब आइए अकेले m1 की पोटेंशियल एनर्जी को हम निकालेंगे, बट इसके बगल में m2 और m3 भी रखें, तो केवल m1 की वैल्यू अलग से निकल आएगी m2 के साथ और m3 के साथ। तो उसे हम कह सकते हैं 1 की पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो गई u1, तो इसमें आएगा -g कॉमन ले लें, और इसमें m1 m2 के साथ लिखेंगे, r12 वैल्यू आएगी, ब्रैकेट लगा दें, उसके बाद प्लस m1 को किसके साथ लिखेंगे, m3 के साथ लिख लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा r13। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1 वाले मास की m2 और m3 के साथ। और इसी तरह से 2 वाले मास की वैल्यू अगर लिखनी हो तो इसे u2 का सिंबल दिया जाए, तो u2 बराबर हो जाएगा -g, फिर कॉमन ले लेंगे, अंडर ब्रैकेट m2 और m1 लेंगे, यहाँ दूरी आएगी r12, उसके बाद m2 को ही m3 के साथ लेंगे, तो m2 m3 अपॉन यहाँ डिस्टेंस आएगी r23। तो ये वैल्यू हो गई पूरी। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी को भी सिस्टम में लिखा जा सकता है। उसके लिए जिस पार्ट की वैल्यू लिखनी है उसकी वैल्यू बाकी जितने पॉइंट मासेस उनके साथ मिला के लिखनी पड़ेगी। तो इसे नोट करें, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब आइए अगला पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल मासेस केप्ट इन कांटेक्ट। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने 2 स्फेरिकल मास बॉडीज को कांटेक्ट में रखा है, इनके मास कैपिटल M है, रेडियस r है और डेंसिटी ρ है, दोनों आइडेंटिकल मास हैं। तो अब ये जब दोनों मास एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे होंगे या कहीं भी रखा जाता तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिससे इनके कॉम्बिनेशन यानी पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी अराइज होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से इनमें जो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन इसे कहेंगे, क्योंकि दोनों स्फीयर पास पास रखे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी U बराबर माइनस कैपिटल G, दोनों मासेस M एंड M है तो M स्क्वायर, सेंटर टू सेंटर इनके बीच की डिस्टेंस 2r है, तो यहाँ आ जाएगा 2r, दोनों मास का मल्टीप्लाई m1 m2 में M स्क्वायर आएगा और 2r। अब आइए M की वैल्यू को अगर डेंसिटी में कन्वर्ट करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा -g, और यहाँ पर 4/3 पाई रो और r³ ये वैल्यू आएगी, बट पूरे का होल स्क्वायर करना होगा क्योंकि मास का स्क्वायर है, और नीचे 2r मौजूद है पहले से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी वैल्यू हम दोबारा से लिख रहे हैं। u बराबर आ गया -4/3 का स्क्वायर होगा 16/9, और इसके बाद मल्टीप्लाई करके साथ में पाई स्क्वायर आएगा, उसके बाद आएगा g और तब r³ और उसके ऊपर स्क्वायर लगाने पर r⁻6 और यहाँ रो स्क्वायर भी आएगा। r⁻6/2r करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, r⁻6/r, तो r�5 बचेगी, तो r�5 ऊपर आ गया और नीचे अभी 2 है, 2 से ये 16 कैंसिल, एक बार और रिपीट करें तो u = आ गया -2 से 16 कैंसिल होके 8/9 पाई स्क्वायर g रो r�5। तो कहने का मतलब 2 स्फेरिकल मास बॉडीज़ के बीच कांटेक्ट में रखे जाने की वजह से जो उनमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अराइज होगी उसकी वैल्यू ये आ गई। और यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन है u की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵ के प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि ये रेडियस ऑफ स्फीयर है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 1/r पे आती है, बट रेडियस ऑफ स्फीयर
को लेने पर ये r की पावर 5 के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसे आप नोट कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब आइए स्टूडेंट, किसी सॉलिड स्फीयर के कॉन्फ़िगरेशन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। क्या मतलब, ये बताइए, ये सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r, मास m है, बट ये बना कैसे होगा? बहुत सारे पॉइंट मासेस इनफाइनाइट से लाकर अगर एक सॉलिड स्फीयर बना दिया जाए तो ये कहलाती है कॉन्फ़िगरेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सॉलिड स्फीयर को बनाने में सारे पॉइंट मास को एक जगह इकट्ठा करेंगे स्फीयर के शेप में, तो उसमें भी तो कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी अराइज होगी। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, U की वैल्यू सॉलिड स्फीयर में क्या होती है? तो U इज इक्वल टू U सेल्फ हमने लिख दिया यहाँ पर, इसे नोट कर लें, ये वैल्यू होती है। अब यहाँ देखिए डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला एक बार पूछा गया है, इसका एक दो जगह और इस्तेमाल है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में भी बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला बनता है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल है। तो अब आइए U सेल्फ की वैल्यू -3/5 का फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद पता चलता है, डेरिवेशन करने के बाद 3/5 का फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद लिखा जाएगा Gm²/r। अब अगर हम इसके मास को डेंसिटी और रेडियस में कैलकुलेट करें तो m बराबर होगा 4/3 पाई ρr³, और यहाँ पर मास की वैल्यू रखेंगे तो सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आ जाएगी सॉलिड स्फीयर के लिए -3/5 मल्टीप्लाइड बाई g, और m की पूरी वैल्यू 4/3 पाई ρr³ का होल स्क्वायर, और इसके नीचे r भी होगा, ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पर 1/r अलग लिख देते हैं। अब इसे कैलकुलेट करें तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ 9 होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा, तो ऊपर आएगा 16 और नीचे आएगा, जब 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 3 15, तो -16/15 वैल्यू आएगी। उसके बाद पाई स्क्वायर बन जाएगा, रो का स्क्वायर बनेगा, कैपिटल G, r की पावर 6 होगी, उसमें r की पावर 1 नीचे से कैंसिल हो जाएगी, तो r की पावर 5 बचेगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्फीयर के लिए होती है, -16/15 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर Gr⁵। ज़रूरत पड़ने पे इसे लिखा जा सकता है, बस इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, इसे याद कर लें, 3/5 का फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। बस इसी के आगे एक और पॉइंट जल्दी से लिख दें, अगर ये सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर होता तब इसका सारा मास इसके किनारे किनारे पर होता। मान लेते हुए मास m है, तो सेम इसी तरह से एक फॉर्मूला और बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशनल या सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर। अब ये हॉलो स्फीयर की अलग वैल्यू आती है, हॉलो स्फीयर ऑफ मास m, हॉलो स्फीयर ऑफ मास m, कैपिटल M मान लेते हैं इसे। तो इसका फॉर्मूला जब लिखा जाएगा तो यहाँ आएगा U सेल्फ इज इक्वल टू माइनस, इसमें आता है 1/2, जैसे इसमें 3/5 आता है वैसे ही हॉलो स्फीयर के लिए 1/2 आता है, बाकी सब कुछ वही रहेगा, Gm²/R। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पूछे गए कि अगर हम मास को किनारे किनारे रख दें तो हॉलो स्फीयर बन जाएगा, मास को पूरे में भर दें सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। सॉलिड स्फीयर के केस में 3/5 लेना है, हॉलो स्फीयर के केस में 1/2 लेना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसे नोट कर लें, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करते हैं अर्थ बॉडी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अर्थ से कुछ दूरी पर आउटसाइड या सरफेस पे या इनसाइड या सेंटर पर अगर कोई मास बॉडी स्मॉल m रख दी जाए तो अर्थ और मास बॉडी की मिला के पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि अगर हम केवल मास बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कहें तो इसका कोई मतलब नहीं।
जब तक अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं निकालेंगे तो इसीलिए इसे अर्थ मास बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी, क्योंकि अकेले मास बॉडी अगर कहीं भी रख दी जाए उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनेगी, अर्थ के साथ ही लेना है। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस स्मॉल m मास बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, तो पूरे सिस्टम की ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसमें किसी एक मास के लिए भी उसे बोला जा सकता है। तो स्मॉल m मास की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कैलकुलेट करनी है अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आउटसाइड वाली पोजीशन यहाँ डायग्राम में देखिए, ये अर्थ की सरफेस है, इससे h ऊंचाई ऊपर आउटसाइड। तो पहला पॉइंट ए है कि अगर हम आउटसाइड वैल्यू निकालें, आउटसाइड एट हाइट h ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी, तो उसे कहेंगे UH। अब UH की वैल्यू को हम लोग ध्यान दें, सेंटर से ये दूरी स्मॉल r यहाँ तक हमने बनाई है, स्मॉल r बराबर क्या होगा, h प्लस RE होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल r को अगर हम इक्वेट करें तो ये h प्लस RE के बराबर होगी वैल्यू। तो सेंटर से ही दूरी हमेशा नापी जाएगी। आउटसाइड में अगर सरफेस से h ऊंचाई है, क्योंकि ऊंचाई तो हम लोग सरफेस से नापते हैं, और सेंटर से ये दूरी स्मॉल r होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस g मास ऑफ अर्थ स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r सेंटर से दूरी है, अब इसे स्मॉल r को रिप्लेस कर देंगे, माइनस GMEm अपॉन RE प्लस H। तो मेन फार्मूला तो ये बन गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास बॉडी स्मॉल m एट हाइट h का। अब यहाँ पे एक छोटा सा कन्वर्जन और इसे देख लें, मास ऑफ अर्थ me है यहाँ पर, और उसकी जो डेंसिटी है वो रो है। एक चीज़ और इस्तेमाल होती है यहाँ पर, सरफेस वैल्यू जो g की है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो GS बराबर हो जाएगा सरफेस पर GME अपॉन RE स्क्वायर। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी हमें G और ME का मल्टीप्लाई कहीं लिखना होगा तो इसी से लिख सकते हैं, GME की वैल्यू को रिप्लेस किया जा सकता है GS RE स्क्वायर से। तो ये वैल्यू अगर यहाँ रिप्लेस कर दें तो GME की वैल्यू आ जाएगी, क्या लिखी जाएगी, GS माइनस GS RE स्क्वायर और M अपॉन RE प्लस H। अब इसमें एक RE को हम लोग नीचे कर दें, एक RE की वैल्यू, तो ये रेशियो में बदल जाएगा, तो पूरा आंसर आ जाएगा माइनस MGS RE, और नीचे की तरफ एक RE यहाँ स्क्वायर में है, एक RE को नीचे करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस H अपॉन RE। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा उपयोगी है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला UH का, ये ऊंचाई वाला फॉर्मूला हो गया, तो इसे नोट कर लें, MGS RE अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE वैल्यू होगी। इसी फॉर्मूले से कम ऊंचाई का फॉर्मूला बनाया जा सकता है, तो इसे पहले अंडरलाइन करके नोट कर लें भाई। यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह से लिखी जाएगी। अब एक बार इसे रिपीट करें, UH बराबर माइनस MGS RE अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE, ये वैल्यू हो गई, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का H ऊंचाई वाला फार्मूला है। अब आइए इसके आगे नोट करें। अब आइए कम ऊंचाई के लिए इसी फार्मूले को फिर से बना लेते हैं। ये तो हो गया किसी भी ऊंचाई के लिए फार्मूला। अब अगर ऊंचाई h की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन RE है, इफ़ h इज़ वेरी वेरी लेस देन RE, मतलब 5% से भी कम, 320 किलोमीटर से छोटी वैल्यू है, लगभग ऐसे मान सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है इसको हम दोबारा लिख रहे हैं, कम ऊंचाई वाला फॉर्मूला UH बराबर, इसको ऊपर उठा लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से, इसको ओपन कर लेंगे, माइनस MGS RE, नीचे वाला ये स्टेप जब ऊपर आएगा तो 1 प्लस H अपॉन RE की होल पावर -1 हो जाएगी, और तब अगर h बहुत छोटा है RE की तुलना में तो 1 प्लस x वाला स्टेप फिर आ गया, -1, ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी
तो यू एच का जो फॉर्मूला बनेगा दोबारा देख लें, माइनस एम जी एस आर ई, वह यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ये माइनस वन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, पावर अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कम ऊंचाई वाला फॉर्मूला बन जाएगा माइनस एम जी एस आर ई, और ये हो जाएगा प्लस, जब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एम जी एस एच। तो ध्यान देने की बात यह है कि कम ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है बॉडी का माइनस एम जी एस आर ई प्लस एम जी एस एच होगा। यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरफेस से एच ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होती है, बट ये वैल्यू सरफेस वैल्यू कहलाती है, तो इसे हम सरफेस वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा यू एच बराबर सरफेस वैल्यू की तुलना में, सरफेस वैल्यू अभी आगे लिखते हैं कैसे होगी, इतनी एनर्जी और बढ़ जाएगी एम जी एस एच। तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को रिलेटिव वैल्यू निकालने के लिए ज़ीरो मान लेते हैं, मतलब सरफेस के रिलेशन में। तो सरफेस के रिलेशन में अगर हम लिखें तो एक्चुअली डेल्टा यू लिखा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, और ये आ जाएगा माइनस यू एस सॉरी इज इक्वल टू यहाँ पर ऊंचाई वाली वैल्यू h माइनस यू एस, और तब ये आ जाएगा एम जी एच। तो कम ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एम जी एच तो होती है, लेकिन सरफेस से उसका वो डिफरेंस हम लोग लिखते हैं हर बार। तो ये तो हो गया कम ऊंचाई का फार्मूला, और इससे पहले ज़्यादा ऊंचाई के लिए। अब आइए सरफेस वैल्यू। अब आइए सरफेस पर अगर किसी बॉडी को रख दिया जाए तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, बहुत आसान। सरफेस वैल्यू को यू एस कहा जाता है, माइनस लगाइए जी मास ऑफ अर्थ एम ई अपॉन इंटू एम मास ऑफ बॉडी अपॉन आर। आर की जगह पे आर ई लिख देंगे क्योंकि सेंटर से जो दूरी होगी वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी, तो आर ई हो गई। पहला फार्मूला ये हुआ। दूसरा फार्मूला अगर जी एम ई की वैल्यू को जी एस आर ई स्क्वायर लिख दिया जाए, तब यहाँ पर जी एस आर ई स्क्वायर आएगा, एक आर ई कैंसिल हो जाएगा। तो अगला फार्मूला क्या बनेगा, एम और यहाँ पर एक आर ई रहेगा और उसके बाद जी एस, तो ये बन जाएगा एम जी एस आर ई। तो सरफेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम दूसरी वैल्यू रिलेट करते हैं। तो माइनस एम जी एस आर ई इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास बॉडी स्मॉल एम, जो कि मास बॉडी स्मॉल एम है, पॉइंट मास के लिए सही है ये। अब आइए अगर यहीं पर ऊंचाई वाले फॉर्मूले को दोबारा लिखें तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, माइनस एम जी एस आर ई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये फॉर्मूला होता है हाइट वाला। और अगर सरफेस वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये सिंपली माइनस एम जी एस आर ई की पूरी वैल्यू यू एस हो जाएगी। तो सरफेस वैल्यू के साथ 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये वैल्यू ऐसे रिलेट हो गई। तो सरफेस वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, इससे कई और चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए आती हैं। अगर हम यहीं पे ऊंचाई रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले लें तो किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी, और अगर रेडियस से कुछ कंपैरेटिवली ऊंचाई दी रहती है अक्सर n गुना है तो n के हिसाब से वैल्यू निकल आएगी, जो चाहे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर किसी बॉडी की ऊंचाई h बराबर आर ई है, तब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u बराबर, यहाँ सरफेस वैल्यू कितनी होगी, सरफेस वैल्यू एम जी एस आर ई, तो माइनस लगाएं एम जी एस आर ई अपॉन 1 प्लस एच और आर ई दोनों बराबर हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1, मतलब आ जाएगा माइनस हाफ एम जी एस आर ई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊंचाई पर ये वैल्यू इतनी आएगी, इसे नोट करें। अब आइए अर्थ सरफेस पर तो वैल्यू निकाल ली, इसके नीचे ये पॉइंट बना रखा हमने, यहाँ इनसाइड वैल्यू निकाले। अगर किसी मास बॉडी को अर्थ के अंदर ले जाए और तब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो उसे कहेंगे यू इन। तो इनसाइड वैल्यू क्या होगी, इनसाइड वैल्यू निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होता है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने आप पीछे पढ़ा
कि किसी भी मास बॉडी के नज़दीक इनफाइनाइट से दूसरे मास को लाने में जितना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आउटसाइड वाले हिस्से में तो वर्क डन की वैल्यू हम लोग फोर्स से निकालेंगे और वो फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू आउटसाइड हमेशा 1/r² में होती। बट आगे आपने जी की वैल्यू इनसाइड पढ़ी होगी, तो इनसाइड जी की वैल्यू आर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी फोर्स आर के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस हिस्से का वर्क डन अलग तरीके से निकलेगा, मतलब ये पूरा वर्क डन आउटसाइड और इनसाइड मिला करके दो पार्ट में निकालेंगे और दोनों जोड़ देंगे। इसीलिए अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला बनेगा तो उसमें दो हिस्से होंगे, दो पार्ट होंगे, आउटसाइड वाला वर्क डन लिया जाएगा, इनसाइड वाला लिया जाएगा, दोनों मिला के लिखेंगे। तो अब इसका फार्मूला देख लिए क्या है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इनसाइड अगर लिखना है तो यहाँ पर आएगी वैल्यू, देख लें, -GMEM, ये इतना हिस्सा आगे रहेगा। सेंटर से r दूरी पर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी m मास की बॉडी की निकालनी है, तो ऊपर की तरफ आएगा, ब्रैकेट लिखेंगे 3r यहाँ पर स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा 2re स्क्वायर। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये दो स्टेप का बना हुआ फार्मूला, उसको ऐड करके लिखा गया है। तो ध्यान देने की बात ये है कि ये वैल्यू 3re स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2re होता है। तो अब अगर 2re क्यूब, सॉरी यहाँ पे नीचे 2re क्यूब होता है। ओवरऑल ये ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, तो 1/r का रिलेशन बन रहा है। तो ये तो हो गया इनसाइड वैल्यू का फार्मूला। और यहाँ पे देख सकते हैं इनसाइड में पोटेंशियल एनर्जी -r² के प्रोपोर्शनल है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -r²। ये आगे हम लोग ग्राफ बनाने में यूज़ करेंगे। अब आइए अगला पॉइंट डी यहीं लिख लेते हैं, एट सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट पूछी गई। इसमें इनसाइड वाला ही फॉर्मूला लगेगा, बट r बराबर 0 ले लेंगे। तो u सेंटर UC की वैल्यू क्या आएगी, UC आ जाएगा -GMEM, और यहाँ r की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3re² अपॉन 2re। और तब आप देख सकते हो re क्यूब, सॉरी यहाँ पे 3/2 रहेगा, एक re² से re क्यूब कैंसिल। तो अब इसका पूरा फॉर्मूला बन गया सेंटर वाला, UC बराबर -3/2 आगे लिख लेंगे GMEM अपॉन re। ध्यान दिए ये वैल्यू सरफेस वाली वैल्यू थी, तो सरफेस वैल्यू का 3/2 टाइम्स है। तो इसे GME की वैल्यू रिप्लेस करें यहाँ पर, तो ये GS re के टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो सेंटर पर वैल्यू आएगी -3/2 और यहाँ GME रखेंगे, GS re² तो re कैंसिल, तो बन जाएगा mGS re। तो ये फार्मूला हो गया सेंटर वाला। आप देख सकते हैं ये इतना हिस्सा सरफेस वैल्यू है, तो इसे आप 3/2 माइनस को इसके साथ लेकर के सरफेस वैल्यू लिखें, तो ये बन जाएगा US। और तब ये कहा जाता है सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी सरफेस वैल्यू का 3/2 टाइम्स, यानी 1.5 गुना होती है, 1.5 टाइम होती है। अगर सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 100 है, -100, तो यहाँ पर सेंटर पे आने पर -150 वैल्यू आएगी। तो ये रिलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट करें, फिर आगे लिखते हैं। अब आइए स्टूडेंट, अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या मतलब, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पे लग रहा हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, वहाँ किसी पॉइंट मास को कोई डिस्प्लेसमेंट कराएं या कहीं से कहीं ले जाए, तो उसमें जो वर्क डन होगा उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ऑलवेज ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है, ये हमेशा नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और ये वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क होता है नेगेटिव होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले हम लोगों ने पढ़ा। और ये वैल्यू हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, जैसे यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज U2 माइनस U1 लिखी जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। जब भी हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, या फिर नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और अगर ये माइनस इधर भेज दें तो इट इज़ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और तब ये नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। काम की बात यह है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहिए। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो ये समझना चाहिए कि इट इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए जहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, तब समझना चाहिए कि ये वर्क डन किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। यही फ़र्क है दोनों में। तो अब आइए इसके कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे हमने यहाँ डायग्राम बना रखा है, ये m1 मास से r1 दूरी पर m2 मास है, इसको किसी भी तरह से चला के हमने r2 दूरी पे ले जाके रख दिया। तो इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लिख रहे हैं, ये वैल्यू हो जाएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो U2 माइनस U1 लिखेंगे, U2 माइनस U1। अब आइए U2 की वैल्यू क्या होगी, फाइनल पोजीशन R2 पे है तो हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे माइनस G, दोनों मास M1 M2 अपॉन R2, उसके बाद फिर माइनस लगाएंगे और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे दोनों मास की। तो यहाँ आएगा माइनस G M1 M2 अपॉन R1। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, इसमें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, G M1 M2 कॉमन ले लें तो रिजल्ट क्या आएगा, G M1 M2 आगे लिख लिया हमने, और अब अंडर ब्रैकेट में ये प्लस आ जाएगा R1 और R2 के आगे माइनस रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो इट इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अभी ध्यान दीजिए, यही वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना हो WG, तो नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसी में आप माइनस लगा लें तो आ जाएगा माइनस G M1 M2, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसे दोबारा रिपीट करें तो एक्चुअली माइनस अंदर जाने पर R2 माइनस R1 बन जाएगा। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बन जाएगा G M1 M2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो ये तो रिजल्ट है, इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ क्या लिखा है। बेसिक पॉइंट बहुत बढ़िया है कि जब भी हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना होगा तो उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालेंगे। अब अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इट इज़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और अगर ये नेगेटिव आया तो इट इज़ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और कुछ भी आ जाए, अगर आपको वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना ही है, मान लो पॉजिटिव आ गया तो आप उसमें माइनस लगा दो, इसका मतलब वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। तो सीधा सा मतलब अभी आगे हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं अगले एग्जाम्पल में, इसे पहले नोट करें। अब आइए स्टूडेंट एक और बढ़िया एग्जाम्पल। यहाँ पर 3 मासेस एक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखे हैं। पहला मास M, दूसरा मास B पर रखा है 3M, और तीसरा मास 2M है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें 4 मीटर 3 मीटर है। जाहिर सी बात है ये तीसरी साइड 5 मीटर हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। और अब आइए, जो ऊपर वाला मास A पे रखा है उसको सर्कुलर पाथ पे घुमा के लाके यहाँ रख दिया गया। तो अब इसे डिस्प्लेस कर दिया गया A से D तक, क्योंकि ये सर्किल है और ये इसका सेंटर दिया है। तो जो दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी वही दूरी इधर भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किल पे घूमते हुए इस पोजीशन पे आ जाएगा जब, तब हमें बताना है कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। और ये वर्क डन कौन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होगा या ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो इसे हम लोग पहले वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मान लें और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लें। अब ध्यान देने की बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे चेंज होगी, तो जिस मास को हमने चलाया है उसी मास की पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों मासेस के रिस्पेक्ट में चेंज होनी चाहिए। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिए कि जो A मास है वो B के साथ 4 मीटर की दूरी पर है, और जब ये सर्कुलर पाथ पे जब यहाँ पहुँचेगा D पोजीशन पर तो फिर से B की दूरी उसकी उतनी ही रहेगी 4 मीटर। इसका मतलब A मास की B के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम दूरी होने की वजह से दोनों तरफ नहीं बदलेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव किसका होगा, A का अगर हम देखें C के साथ जो दूरी है ये 5 मीटर बनेगी यहाँ, और जब ये मास घूम के यहाँ पहुँच जाएगा A D पर तब इसके बीच की दूरी ये कम हो जाएगी, और ये दूरी 4 है ये 3 है तो ये दूरी 1 मीटर की बनेगी। तो पता ही चला A मास की पोटेंशियल एनर्जी केवल C के रिस्पेक्ट में ही बदल रही है। अगर ये बात समझ में आ जाए
कि किसी मास में चेंज करने पर सिस्टम में कौन सा हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो रहा है ये आपको समझ में आ जाता है, दिखाई देता है। तो जितना हिस्सा चेंज हो रहा है केवल वही कैलकुलेट करेंगे। बाय द वे अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी बदल रही किसकी नहीं बदल रही, थोड़ा सा लग रहा है झंझट, तो सबसे आसान तरीका होता है पूरे सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। उसके बाद वाले नए सिस्टम की, क्योंकि ये मास यहाँ जाएगा, उसकी भी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और दोनों को घटा दें, तो अपने आप चेंज वैल्यू निकल आएगी। ये भी एक आसान तरीका है, बट हम पहले वाले ही तरीके से करेंगे। ए मास की सी के साथ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालेंगे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ए की पोटेंशियल एनर्जी सी के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगी, तो अब आइए यहाँ पे लिखेंगे U2 माइनस U1 पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। U2 में क्या लिखना होगा, जब ये मास यहाँ पहुँच जाएगा तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी, एक्चुअली C और D के बीच पोटेंशियल एनर्जी। तो U2 आपका UCD है, और जब ये मास यहाँ पर होगा तो A और C के बीच पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगा A एंड C, यहाँ लिख दिया हमने। अब थोड़ा सा देखने में आसान हो गया, U1 की वैल्यू UAC, U2 की वैल्यू UCD लिख दी। C और D के बीच पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसका मास 2m, इसका मास m, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो फिर से 4 मीटर होगी सर्कुलर रेडियस बनने पर, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है तो ये रेडियस, तो ये दूरी बचेगी 1 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे माइनस g, दोनों मासेस लिखे जाएंगे 2m और m का मल्टीप्लाई होगा तो 2m इंटू m अपॉन डिस्टेंस को सीधे मीटर में ले लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर। उसके बाद फिर आएगा माइनस, फिर लगेगा नेगेटिव साइन, अब आएगा g, और अब आप देखिए यहाँ पर जब ये मास A और C पे था तो ये लंबाई 5 मीटर है, यहाँ लिख सकते हैं 5 मीटर। तो 5 मीटर की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकालेंगे तो 5 मीटर आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा दोबारा से m और 2m के बीच, तो 2m इंटू m अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। अब ध्यान दिए यहाँ पर 2m स्क्वायर g ये सब कॉमन ले लेते हैं, और तब 2gm स्क्वायर अंडर ब्रैकेट क्या आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ 1 बचेगा 1, और ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये आगे नेगेटिव और ये पॉजिटिव 1/5। अब आइए इसको और आगे एक स्टेप कैलकुलेट करते हैं। 5 एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 2gm स्क्वायर, एलसीएम इसका 5, यह आएगा -5 + 1, और तब ये बना -4। तो अब पूरी वैल्यू यहाँ दिख रही कितनी आ रही, -4/5, 2 से मल्टीप्लाई करें तो -8/5 gm स्क्वायर, ये यहाँ का आंसर हो गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो आपने देखा इट इज़ द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, नेगेटिव आया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर अगर आगे आप चाहें तो इसे वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स लिखें और फिर इसमें माइनस लग जाएगा, क्योंकि सबको पता है नेगेटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो 8/5 जैसा कि इसमें दिया गया था gm स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो एक बढ़िया एग्जाम्पल है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज उतने ही पार्ट का निकालेंगे जितने में चेंज आ रहा है, जो पार्ट चलाया गया उसी की वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब इट इज़ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसे नोट कर लें। अब आइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का एक और बढ़िया एग्जाम्पल। ये अर्थ का ग्लोब है जिसका मास m है, रेडियस r है। सेंटर पे किसी स्मॉल m मास को रखा गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी UC, उसी मास को सरफेस पे ला के रखा गया यहाँ से चलाते हुए, और तब पोटेंशियल एनर्जी US, सेम मास को और आगे बढ़ा दिया गया, और जितनी रेडियस है उतनी और दूर चले गए, तो एक्चुअली यही ऊंचाई मानी जाएगी, क्योंकि सरफेस से जब भी आप रेडियस के डायरेक्शन में आगे किसी भी डायरेक्शन में जाओ उसी को h कहते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी UH हो जाएगी, और उसी मास को इनफाइनाइट तक पहुँचा दिया गया। तो अब आगे यहाँ इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी U इनफाइनाइट होगी। ये हमने 4 पॉइंट बना रखे हैं। हमें ये कैलकुलेट करना है यहाँ पर
कि इसमें अलग अलग जो सेगमेंट आप देख रहे हो 3 सेगमेंट हैं, इन तीनों में वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी। चलो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन W1 है मान लो, और इसके आगे का जो वर्क डन है ये W2 यहाँ तक, और फिर आगे का वर्क डन हो गया W3। तीनों वर्क डन हमें कैलकुलेट करने हैं। तो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले W1 कैलकुलेट करते हैं। तो W1 हो जाएगा सेंटर से सरफेस तक, तो फाइनल वैल्यू सरफेस की होगी, इनिशियल वैल्यू सेंटर की होगी। और अब आइए सरफेस की वैल्यू हम लोगों ने अभी पढ़ी थी -mgs/RE। जी और आर के टर्म में लिखना आसान रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा -mgs/RE, ये सरफेस वैल्यू है। और सेंटर वाली वैल्यू जो हमने पढ़ी थी उसमें आया था -3/2 mgs/RE। तो ध्यान दीजिए ये वैल्यू 3/2 है, सरफेस वैल्यू का 1.5 गुना है। तो अब अगर आप इसे घटाएं तो ये हो जाएगा +3/2 mgs/RE माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2 mgs/RE से 3/2 mgs/RE से घटाएंगे, ये वाला हिस्सा इधर लिख लिया हमने mgs/RE, तो ये आंसर आएगा प्लस में और बन जाएगा 1/2 mgs/RE। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 mgs/RE। तो ये तो हो गया पहला वर्क डन। अब आइए दूसरा पार्ट जो है उसका वर्क डन निकालें। तो ये है यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन W2। इसका मतलब h ऊंचाई यानी RE डिस्टेंस पे आगे जाके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और यहाँ सरफेस वैल्यू। तो अब आइए जनरल वैल्यू लिखते हैं -m, या अभी पोटेंशियल एनर्जी पहले लिख लें यहाँ पर, तब उसकी वैल्यू लिखें। तो ये तो ऊंचाई वाली वैल्यू UH माइनस सरफेस वैल्यू। अब आप घटाइए, ऊंचाई वाला जो जनरल फॉर्मूला आया था वो -mgs/RE अपॉन 1 + h/RE था। अभी h की वैल्यू RE के बराबर रख देंगे, फिर आएगा माइनस सरफेस वैल्यू mgs/RE। अगर हम यहाँ पर h की वैल्यू RE के बराबर रखें तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 बनेगा। और तब आप समझ सकते हो ये कितना आंसर आ रहा है, 1/2 माइनस साइन के साथ mgs/RE। इस वाले हिस्से का 1/2 बन गया क्योंकि h की वैल्यू RE के बराबर रखना, और ये हो गया आपका प्लस mgs/RE। तो अब ये नेगेटिव हाफ वैल्यू है mgs/RE, ये पूरी फुल वैल्यू है mgs/RE। तो आंसर क्या बना इसका भी आंसर आ गया पॉजिटिव हाफ mgs/RE। तो ये आप समझ सकते हो दोनों वैल्यू सेम आई। इसका मतलब अगर सेंटर से सरफेस तक जाने का वर्क डन W1 है तो सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आगे जाने का वर्क डन भी W2 होगा। W1 W2 दोनों बराबर होंगे, सेम वर्क डन। अब आइए तीसरे पार्ट का वर्क डन निकालना है। h ऊंचाई की वैल्यू से हम लोग इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो अभी आपने देखा W3 वर्क डन जब हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी U इनफाइनाइट माइनस UH। इनफाइनाइट पर वैल्यू 0 हो जाती है। पीछे हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट पे 0 होती है। अब आइए h ऊंचाई वाली वैल्यू, यही जो यहाँ कैलकुलेट किया था ये रख दें, तो ये आ जाएगा -12 mgs/RE। और तब इसका भी आंसर देखिए सेम आ गया, तो बन गया 12 mgs/RE। तो पता ये चला तीनों सेगमेंट का वर्क बराबर होता है। तो अब आइए W1 बराबर W2 बराबर W3, एक तो इसे ध्यान रखना है, और इसमें 1-2 क्वेश्चन और हैं। अगर आप इसको फिर से लिखें तो ये इन साइड का वर्क है, इसे कहते हैं W इन साइड का वर्क, तो W1 हो गया। और आउट साइड का पूरा वर्क है ये, इसे कहेंगे W आउट। तो W आउट की वैल्यू अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये W2 + W3 होगा। तो इन साइड वाला वर्क W है मान लो, तो आउट साइड वाला वर्क इन दोनों का जोड़, ये भी दोनों W होंगे, तो आउट साइड वाला वर्क 2W हो जाएगा। इसका मतलब इन साइड और आउट साइड को कंपेयर करें तो W इन की वैल्यू को अगर हम मान लेते हैं W, तो W आउट वाली वैल्यू को क्या लिखेंगे, W आउट वाली वैल्यू हो जाएगी W2 + W3, वो भी दोनों W होंगे, तो ये सीधे आ जाएगा 2W। इसका मतलब अगर रेशियो निकालें W इन एंड W आउट का, तो आउट वाला वर्क डन जो होगा वो डबल होगा, ये वैल्यू 1/2 आती। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि किसी मास बॉडी को
इनफाइनाइट से सरफेस तक लाने में जितना वर्क डन होगा उसका आधा इधर होगा, क्योंकि सरफेस वैल्यू 1.5 गुना होती है, और ये तीनों पार्ट इक्वल इक्वल के होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फार्मूला बनने जा रहा है, और ये है कि किसी बॉडी को अगर अर्थ सरफेस से h ऊंचाई तक, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई h तक उठा दिया जाए तो इसमें कितना वर्क डन होगा। हम लोग जानते हैं जैसा कि अगर कम ऊंचाई तक उठाएंगे जिसमें g की वैल्यू ना बदले तब तो वर्क डन mgh होता है, बट अगर बहुत ग्रेट हाइट तक उठाएंगे तो g की वैल्यू आगे बदलती जाएगी, और तब इसमें जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से कैलकुलेट करना सही रहेगा। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पीछे लिख चुके हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1। तो U2 वाली पोजीशन UH होगी और U1 वाली पोजीशन US होगी। अब आइए h ऊंचाई पर किसी m मास की बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी पहले हम लोग लिख चुके हैं, माइनस mgs RE अपॉन यहाँ आएगा 1 प्लस h अपॉन RE। अब ध्यान दीजिए, माइनस फिर लगाएंगे और US सरफेस वैल्यू क्या लिखेंगे, तो माइनस mgs RE ये सरफेस वैल्यू लिखी जाएगी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार और रिपीट करें इसे, और इसमें mgs RE पूरा कॉमन ले लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम mgs RE कॉमन लेने जा रहे हैं, और अब ध्यान दिए ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये हिस्सा प्लस 1 बन जाएगा तो प्लस 1 आगे लिख लेते हैं, और ये हिस्सा माइनस रहेगा तो माइनस 1 अपॉन, आप देख सकते हो 1 प्लस h अपॉन RE वैल्यू आएगी, और इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब एलसीएम लेकर के दोनों तरफ इसे जोड़ लें तो ये आ जाएगा mgs RE, और इस पूरे पार्ट का एलसीएम ऐसे पूरा यहाँ ले लें, 1 प्लस h अपॉन RE, ये एलसीएम हो गया। ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 की, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस h अपॉन RE, और इसके साथ आएगा माइनस 1। तो अब ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट, ये पूरा हिस्सा हमने डायरेक्ट जोड़ दिया है ऐसे। ध्यान दीजिए अगला स्टेप क्या बनेगा, तो mgs RE ये वैल्यू हो गई। अभी यहाँ देख सकते हैं 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, h अपॉन RE आ जाएगा, इसका भी एलसीएम लेके जोड़ लें तो यहाँ देखो RE आ जाएगा, RE ऊपर पलट के आ जाएगा, तो पूरा फॉर्मूला ऐसे बनेगा, RE हम ऊपर लिख रहे हैं, अपॉन हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ पर वैल्यू h अपॉन RE बनेगी मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसे हो गया। और अब यहाँ जब RE एलसीएम ले चुके हैं तो RE प्लस h आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ बन जाएगा RE प्लस h। तो आप देख सकते हो RE से RE कैंसिल हो गया, और पूरा फॉर्मूला क्या बन के आया। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला हम दोबारा यहाँ लिख रहे हैं, W बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, h बच गया वहाँ पे, एक RE इधर है, तो ये पूरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, mgh RE अपॉन नीचे आ गया RE प्लस h। मगर इसको एक दो तरह से और लिखा जाता है, तो वो हम आगे लिखने जा रहे हैं इसे प्रोसीड करके, इज इक्वल टू, ध्यान दो अगर इसमें h को हमने नीचे पलट दिया तो यहाँ आ जाएगा RE प्लस h प्लस 1, तो ये बन जाएगा mg RE अपॉन h को जब नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस RE अपॉन h। यह एक दूसरा तरीका और हो सकता है कि अगर RE को इसके नीचे पलट के ले आए तब इसका रूप बदल जाएगा, देखने में लगेगा mgh बनेगा यहाँ पर, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, जब आप RE को नीचे लाएंगे तो 1 प्लस h अपॉन RE, यहाँ देखो RE अपॉन h है, इसमें आएगा 1 प्लस h अपॉन RE। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसी बॉडी को अगर हम h ऊंचाई ऊपर उठाएं तो उसका वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स W बराबर mgh RE अपॉन RE प्लस h। इसे तो ज़रूर याद कर लें, क्योंकि इससे और भी कई कैलकुलेशन बड़े आसान हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल आगे भी हम लोग फिर करेंगे, और तब इसी वैल्यू को इसमें से एक बार h को नीचे करें, एक बार RE को नीचे करें, तो ये दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, इनकी वैल्यू भी सेम इसी के बराबर होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट करें। अब आइए, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल एक जगह बहुत बढ़िया होता है, और वो है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ ग्रेट हाइट। मतलब अगर किसी प्रोजेक्टाइल को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से सीधे वर्टिकली ऊपर फेंक दिया जाए तो वो कितनी हाइट तक जाएगा, जबकि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो, रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में
कम ना हो, मतलब तो आप पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ चुके हैं कि जब कम ऊंचाई का हम प्रोजेक्टाइल बनाते हैं तब तो उसमें जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन जब ग्रेट हाइट का प्रोजेक्टाइल बनाएंगे तब उसमें जी की वैल्यू ऊपर जा कर के घटने लगेगी और तब उसको पहले वाले फार्मूले से कम हाइट वाले फार्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं और जिसमें ऊंचाई खूब ज़्यादा हो। इसका मतलब यू वेलोसिटी से अगर हमने किसी बॉडी को फेंका तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से या वर्क डन के कॉन्सेप्ट से इसे कैलकुलेट करेंगे। जब हम बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे तो उसे यू वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी देंगे यू वेलोसिटी के रूप में, और ये काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते जाते फाइनली सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी हमने काइनेटिक एनर्जी दी यहाँ पर यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कहलाएगा वर्क डन। इसका मतलब गिवन काइनेटिक एनर्जी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी के बराबर होगी या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी। तो बस यही पॉइंट यहाँ लिखना है। बॉडी को दी गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई बराबर होगा वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, और वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी को ही कहते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अभी हम लोग पीछे फॉर्मूले में लिख चुके हैं, तो इस फॉर्मूले को रिलेट करें। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा है। इनिशियल पॉइंट पर बॉडी को दी गई काइनेटिक एनर्जी जब ऊपर जाएगी बॉडी तो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी में खर्च हो जाएगी, और उसी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी को वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, और इसका फॉर्मूला अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब आइए मान लेते हैं बॉडी का मास m, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², और वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी h ऊंचाई तक जाने में कितना होगा, तो पीछे फॉर्मूला mgs re h अपॉन यहाँ आता है re प्लस h। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पीछे वर्क डन का ये हम लोगों ने याद किया था, इसी को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब आइए m से m कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए u कैलकुलेट करना है तो 2 इधर भेज दें, तो अब लास्ट पॉइंट u² इज इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2gs re, और साथ में h को नीचे पलट दें तो ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन में 1 प्लस h अपॉन re। अब आपको याद दिलाएं, अभी आगे हमें ही को पढ़ाना है कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है √2gs re। तो यहाँ अगर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू रख दी जाए तो ये रिलेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। अभी तो हम इसे अंडरलाइन कर रहे हैं, तो अब u² की वैल्यू है तो इसमें अंडर रूट लगा दें तो यही फॉर्मूला u के लिए बन जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जिससे बॉडी को h ऊंचाई तक फेंका जा सकता है। अब आइए एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं। वो वेलोसिटी होती है जिससे किसी बॉडी को फेंक देने पर सीधे सीधे वो इनफाइनाइट तक पहुँच जाती, वापस नहीं आती। तो एस्केप वेलोसिटी ve कहलाती है, और ये इसकी वैल्यू √2gs re है। तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें तो यही फार्मूला और बढ़िया बन जाएगा। u बराबर आप देख सकते हो ये पूरा ऊपर √2gs re लिखा हुआ है, इसी को एस्केप वेलोसिटी के बराबर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस h अपॉन re। तो अब आप एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू सबको पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है अर्थ के लिए। तो ये वैल्यू अगर 11.2 रख दी जाए तो यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो ध्यान दीजिए यही फॉर्मूला दोबारा u बराबर आ गया 11.2 अपॉन √1 प्लस h अपॉन re। तो ये एक बढ़िया फॉर्मूला, इसको भी अंडरलाइन कर देते, तीनों नोट कर लिए। किलोमीटर पर सेकेंड में ये वैल्यू आ रही है। अब आइए अगर हमें अर्थ की रेडियस के बराबर ऊंचाई पर किसी बॉडी को फेंकना है तो कितनी वेलोसिटी देंगे। तो अगर h की वैल्यू re के बराबर ले ली तो आप समझ सकते हो इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 11.2 अपॉन यहाँ पर h की वैल्यू re के बराबर रखते ही ये 1 हो जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा तो यहाँ पे √2 बनेगा। √2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये u का आंसर आ जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। एक्चुअली यहाँ पर 7.9 जो है वो सैटेलाइट की मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो अभी वो वैल्यू बाद में आएगी, हम इसको डिस्कस करेंगे। u की वैल्यू 7.9 किलोमीटर लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। तो ये तो हो गई
कैलकुलेशन की वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया। यहाँ से हम लोगों ने h की वैल्यू से u निकाल लिया। अब अगर इसी फार्मूले को हम रोटेट कर दें थोड़ा, तो इसमें h की वैल्यू u के टर्म में निकाल सकते हैं, उसको भी हम लिख के दिखा रहे हैं, पहले इसे नोट कर लें। अब आइए, अगर u की वैल्यू दी हो, u की वैल्यू निकालना हो तब तो h दिया होगा और h की वैल्यू रख के u निकल आएगा, इससे पहले फार्मूला बता चुके हैं। अब इस फार्मूले को हम लोग रोटेट कर देते हैं, मतलब h की वैल्यू निकालना है हमें, तो re प्लस h को इधर भेज दें, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर re प्लस u स्क्वायर h इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 2gs re इंटू एच, क्योंकि हमें h निकालना है तो h का स्टेप एक साइड पे करें और ये स्टेप इधर रहेगा। तो दोबारा रिपीट करें, u स्क्वायर re इज इक्वल टू, इस वाले स्टेप को इधर ले जाएं तो बन जाएगा 2gs re h माइनस u स्क्वायर h। अब इन दोनों स्टेप में h की वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, तो h कॉमन लेने पे अंडर ब्रैकेट आ जाएगा 2gs re और यहाँ पर माइनस u स्क्वायर, और तब h बराबर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, h इज इक्वल टू u स्क्वायर re के नीचे वो पूरा स्टेप नीचे ले आए तो h की वैल्यू निकल आएगी, तो u स्क्वायर re अपॉन यहाँ आ गया 2gs re माइनस u स्क्वायर। इसमें एक काम ये किया जा सकता है कि अगर u स्क्वायर से इसे डिवाइड कर दें तो ये और अच्छा फॉर्मूला बन जाएगा, re अपॉन u स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2gs re अपॉन u स्क्वायर और माइनस 1 होगा। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 2gs re जो होता है वो स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो ठीक है, अब इसे हम स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर लिखने जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा ve स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस 1। तो अभी ये रिलेशन का फॉर्मूला कंपेयर करने के लिए बन गया, बट इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से जब लगाएंगे तो जो भी हम काइनेटिक एनर्जी देंगे वो वर्क डन के बराबर ले लेंगे, और वर्क डन की वैल्यू लिख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी अगर u निकालना है तो u के लिए फॉर्मूला बना लेंगे, h निकालना है तो h के लिए। तो अब आइए दोबारा इसे रिपीट करते हैं, h बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, re ऊपर आ गया और नीचे स्केप वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से ये बताया जा सकता है कि अगर हम स्केप वेलोसिटी के आधे के बराबर वेलोसिटी लेके इसे फेंकें तो स्केप वेलोसिटी की आधी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, क्योंकि u की वैल्यू v/2 रखेंगे तो ये 2 बन जाएगा अंदर, उसका स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 करेंगे 3, तो h की वैल्यू re अपॉन h आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेंके जाने की वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी का आधा है 1/2 50% है, तो इसका मतलब कितनी ऊंचाई आएगी, तो ये वैल्यू आएगी re अपॉन, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, एक्चुअली ये हो जाएगा re अपॉन 3। तो रेडियस ऑफ अर्थ के 1/3 ऊंचाई तक ये पहुंच जाएगा अगर आधी वेलोसिटी से फेंका। तो इसे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है।